तो मैं ये कह रहा था कि कल जिन लोगों ने लेक्चर लिया था उनमें से आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस ईसीजी पर आपकी क्या फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल ऑफ टू डेज डिस्कशन। तो एनीवन आप में से कोई बता सकता है कि इसमें क्या आपको चेंजेस मिल रही हैं? उस अगर किसी को नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको, लेकिन अगर कोई बता सकता है तो फिर वेल एंड गुड। नहीं? ओके। तो यहाँ पे आप लीड नंबर 1 देखें, लीड नंबर 2 देखें। लीड नंबर 2 में जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड है। लीड नंबर 3 में भी एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है। एवीआर हम देखते नहीं है, एवीएल में डिप्रेस्ड है। एज यू कैन सी एसटी सेगमेंट डिप्रेस है। एवीएफ में भी एलिवेटेड है। V1 में डिप्रेस है, V2 में डिप्रेस्ड है, V3, V4, V5, V6 में नॉर्मल है। तो अब आपको एसटी डिप्रेशन भी मिल रही है और एसटी एलिवेशन भी मिल रही है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या कंसीडर करेंगे? आप एसटी सेगमेंट एलिवेशन को कंसीडर करेंगे या आप एसटी सेगमेंट डिप्रेशन को कंसीडर करेंगे? तो हम कंसीडर करेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन को, क्योंकि ईसीजी में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल चेंजेस। लाइक अगर एक वॉल के अंदर इस्कीमिया है तो उसके ओपोजिट जो वॉल होगी उससे रिलेटेड ईसीजी की जो लीड्स हैं उनमें रेसिप्रोकल चेंजेस आएंगी। ठीक है। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहाँ पर है? लीड नंबर 2 में, लीड नंबर 3 में एंड लीड नंबर एवीएफ में। कल हमने आपको ये बताया था कि लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 एंड एवीएफ, ये जो लीड्स हैं ये हार्ट की कौन सी वाल को देख रही हैं? इंफीरियर वाल को। तो अगर ये ईसीजी आपके सामने हो तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो हार्ट की इंफीरियर वाल है उसके अंदर इन्फॉक्शन है। कौन सा इन्फॉक्शन है? स्टेमी है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और यहीं से फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर स्टेमी है तो इट मीन्स जब हम कार्डियक एंजाइम करवाएंगे इसलिए वो भी पॉजिटिव होंगे। ये जो है इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज होगी वेसल की। जो न्यू ज्वाइन किया है उनके लिए हो सकता है ये नई बातें हों। कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके बाद ये बिल्कुल आपके लिए नया नहीं होगा। जिन्होंने कल वाला लिया है लेक्चर तो उसको ये समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रॉपर टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसको, इसकी मैनेजमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। तो पहले 12 घंटे में जब हमारे पास पेशेंट है तो हमने क्या करना है? नंबर 1 इज़ एनाल्जीजिया, क्योंकि जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेन है इट इज़ वेरी सीवियर पेन। सबसे पहले आपने पेशेंट का पेन रिमूव करना है, पेन ख़त्म करना है। तो एडिक्वेट एनाल्जीजिया। अब जब एनाल्जीजिया हम अच्छा देंगे उससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो पेशेंट का पेन और डिस्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, दूसरा इससे सिंपथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, ड्राइव कम हो जाएगी। अब रीज़न क्या है कि जब भी हम पेन के अंदर होते हैं तो हमारा सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपथेटिक सिस्टम आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्या रिलीज़ करता है? नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन क्या करेगा? हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा देगा। अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ गई तो हार्ट की बेसिकली जो हार्ट के ऊपर लोड है वो ज़्यादा हो गया। और जब हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पहले ही कम है इन द सेटिंग ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो पेन ज़्यादा होगा। ठीक है। एक तो पेशेंट को पहले ही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, उसकी वजह से उसका कार्डियक फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो गया है। ऊपर से उस पेन के नतीजे में सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है जिसने हार्ट के ऊपर लोड बढ़ाया है और मज़ीद उसके ऊपर डिमांड इंक्रीज कर दी है, मिसमैच इंक्रीज हो गया है। अब जब हम उसको एनाल्जीजिया देंगे, अच्छा, एक तो उसका पेन रिलीव हो जाएगा और दूसरा जब पेन रिलीव होगा तो साथ साथ क्या होगा? सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब कम होगी तो इन शॉर्ट होगा क्या कि हार्ट के ऊपर लोड कम होगा, और जब हार्ट के ऊपर लोड कम होगा हार्ट की डिमांड कम होगी और सप्लाई पहले ही कम है। देखें, अगर आपने मैनेज करना है, आप जो मिस मैच हुआ हुआ था वो ख़त्म कर दें, या तो सप्लाई बढ़ा दें या आप डिमांड कम कर दें ताकि एक मैच क्रिएट हो जाए। अब जब आप सप्लाई तो वैसे ही कम है, वो तो नहीं बढ़ा सकते ना शुरू में ही,
तो आप ऐसा करें, आप डिमांड कम कर दें। वन वे इज़ आप एनाल्जीसिया दें। जब आप एनाल्जीसिया देंगे डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई और डिमांड के अंदर एक कदरे मिस मैच आ जाएगा, सॉरी मैच आ जाएगा। तो ये एनाल्जीसिया की रीज़न है। सबसे पहले पेशेंट को हमने एनाल्जीसिया देना होता है। ये उसके दो रीज़न हैं। अब इसके लिए हमने कौन से एजेंट्स यूज़ करना है। अब रिमेंबर वन, जब ये इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमने जो अपना एनाल्जीसिया देना है वो ओरल रूट से नहीं देना कि हम उसको कोई टैबलेट दे दें मॉर्फिन की, और वो काफ़ी देर के लिए वो जीआईटी में जाए, वहाँ डिज़ोल्व हो, वहाँ से एब्जॉर्ब हो और फिर जाके एक्ट करना शुरू करे। नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम इंट्रावीनस ओपियोइड्स देते हैं, लाइक आईवी मॉर्फिन। अक्सर आपने वार्ड्स के अंदर ये देखा होगा, अगर आपने कार्डियोलॉजी ली है, अगर नहीं ली तो आगे लेने हैं, तो वहाँ आपको ये अक्सर कॉमन प्रैक्टिस मिलेगी कि मॉर्फिन देते हैं, प्लस एंटीमेटिक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वन ऑफ द एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज़ नोजिया एंड वोमिटिंग, तो हम उसके लिए एंटीइमेटिक्स देंगे। अब रेड कलर के अंदर मैंने ये जो बात लिखी है, अवॉइड इंट्रामस्कुलर रूट। देखें, पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन जब हुई है, हार्ट ने पंप करना छोड़ दिया है, तो पेशेंट शॉक वाली कंडीशन में है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म चलता है कि अगर ब्लड किसी वजह से सर्कुलेशन में प्रॉपर नहीं है, शॉक वाली स्टेट है, तो बॉडी ऐसा करती है कि जो अनइम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी के विजराज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी तरफ ब्लड को कम कर दिया जाए, और जो इम्पॉर्टेंट हैं लाइक हार्ट है, लाइक ब्रेन है, लाइक दूसरे कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी तरफ ब्लड को शिफ्ट कर दिया जाए। तो जब शॉक वाली स्टेट हो तब हमें मसल्स जो हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स, तो वो एक इम्पॉर्टेंट विजरा नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, तो स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड कम चला जाएगा, डिक्रीज हो जाता है शॉक की स्टेट में। अगर आपने इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया तो ब्लड तो स्केलेटल मसल की तरफ पहले ही कम आ रहा है, तो एब्जॉर्ब तो इसने ऐसे ही होना है ना कि जब आप मसल में डालेंगे दवाई इंजेक्शन के ज़रिए, तो वहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। अगर ब्लड ही कम है वहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन डिलेड हो जाएगी और इफ़ेक्ट्स डिलेड हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए अर्जेंट इफ़ेक्ट्स, तो इसलिए हम आईवी रूट प्रेफर करते हैं। तो नंबर वन जो हमने करना है, हमारे पास पेशेंट आया 12 घंटे के अंदर अंदर, जो सबसे पहला हमने काम करना है वो हमने एनाल्जीसिया देना है। नेक्स्ट हमने करनी है एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी। कल में हम प्रॉपर डायग्राम्स की मदद से और प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है उसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एक प्लेक होता है जिसकी कैप रप्चर होती है और ऊपर ऊपर सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बस बन जाता है, जिसने आर्टरी को फर्दर एक्लूड कर दिया है। तो हम किसी तरह उस थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करें, तो वो हमारी होगी एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी। अब ये जो एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी है, इसका काम ये नहीं है कि जो पहले से थ्रोम्बस बन चुका है उसको डिसॉल्व कर देगी। इसका काम है कि जो फर्दर थ्रोम्बस ने बनना है, फर्दर प्रिवेंशन करेगी, मज़ीद नहीं बनने देगी। जो पहले बन चुका है उसका तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमने पहले वाला जो है वो ख़त्म करना है, तो हमें फिर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्या है। अब एंटी थ्रोम्बस अगर आपने बनाना प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि थ्रोम्बस बनता कैसे है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली फार्मा का चैप्टर है, टॉपिक है। अगर हम इस तरह हर किसी की डिटेल में चलेगा तो फिर मेडिसिन कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे ये पूछते भी नहीं है कि आप बताएं कि एस्पिरिन कैसे काम करती है और एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे काम करते हैं। ये चीज़ें आपसे पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, बट फॉर योर कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको टच करूँगा, और यहाँ मैं ड्रा भी नहीं करूँगा क्योंकि ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका लेक्चर मैंने बनाया था, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, हीमाटोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें, फार्मा का, उसमें डिटेल से डिस्कस किया होगा कि थ्रोम्बस बनता कैसे है और फिर ये एंटी प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं। यहाँ मैं जस्ट मोटा मोटा उसका ओवरव्यू दूंगा, और वो भी जस्ट बोल के। तो आई होप अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो बाद में मुझसे पूछ ले। ये जब भी वेसल को इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि हमने उस जगह पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है। वन ऑफ
सबसे पहले क्या होता है कि वो वेसल जहाँ से ब्लीड कर रही है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, और जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो उसमें ब्लड कम हो जाता है, उसमें ब्लड कम जाता है ल्यूमन नैर होने की वजह से, इसलिए ब्लड लॉस भी कम होता है। वन ऑफ द वे जिसके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो। सेकेंड वे, उसके बाद ये स्टेप आता है कि वहाँ पर एक थ्रोम्बस जो है वो बन जाए और उसको सील कर दे। ये ऐसे ही है, जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे ये रिलेट कर सकते हैं कि जब आपकी बाइक को पंचर हो जाता है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि ऊपर एक पच लगा देते हैं, ठीक है, उस जगह को सील कर देते हैं ताकि वहाँ से निकले ना हवा। यही कॉन्सेप्ट है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपने वेसल पे अप्लाई करना है कि जब वेसल लीक हो गई वहाँ पे हमने एक पच लगा देना है, वो हमारा थ्रोम्बस है। ये नॉर्मल है। अब थ्रोम्बस, ये प्रोसेस जिसके ज़रिए ये पच लगता है इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। और उसके दो डिवीजन्स हैं, एक है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, एक है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं जस्ट, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लेटलेट को अगर हमने रोकना है कि वो एग्रीगेट ना करें तो उस पे जो काम करेगी वो होगी एंटी प्लेटलेट थेरेपी। और अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकना है कि वो ना थ्रोम्बस बनाए तो उस पे जो काम करेगी वो होगी एंटी कोगुलेंट थेरेपी। और दोनों कंबाइन मिलके एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी होगी। तो एंटी प्लेटलेट थेरेपी जो है उसमें तीन हमारे पास है, एस्पिरिन है, एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंड ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स। ये आप फार्मा में पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। एस्पिरिन हमने सिंगल ओरल डोज देनी है 12 घंटे के अंदर अंदर 300 मिलीग्राम, और उसके बाद हमने जब उसको डिस्चार्ज करना है तो लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन चलनी है। ये याद रखें। एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स के आप जस्ट नाम याद रख लें क्योंकि डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती। क्लोपिडोग्रिल है, प्रासोग्रिल है, एंड टिकाग्रेलर है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स जो हैं इसके भी आप जस्ट नाम याद रख लें कि इसमें कौन कौन से हैं। एप्सीजीमैब है, एप्टीफिबाटाइड है, एंड टायरोफिबैन है। ये होगी एंटी प्लेटलेट थेरेपी। देन एंटी कोगुलेशन थेरेपी में ये चार आप जस्ट नाम याद रख लें। अनफ्रैक्शन हेपरिन है, इनॉक्सापेरिन है, फोंडापेरिन एक्स है, एंड बिवलिरुडिन है। ये एंटी कोगुलेंट थेरेपी है। तो पहले 12 घंटे के अंदर जब हमारे पास पेशेंट आया, दो काम हमने कौन से किए, एक तो पेन उसका रिलीव किया, एनाल्जीसिया दिया, और सेकंड एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी दी ताकि वो जो थ्रोम्बस बन रहा था वो फर्दर ना बने, वहीं रुक जाए। अब ये काम हमने कर दिया कि थ्रोम्बस की प्रोपेगेशन रोक दी। अब वो मज़ीद तो नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले से बना हुआ है उसका तो कुछ करना है ना, तो वो हम आगे देखते हैं। थर्ड जो मैनेजमेंट हमने करनी है वो है एंटी एंजाइनल थेरेपी, यानी एंजाइना जो है वो कम करना है बेसिकली। और नाइट्रेट्स हैं उसमें और बीटा ब्लॉकर्स हैं। नाइट्रेट्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्री लोड आफ्टर लोड, बीटा ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, हाउ दे हेल्प इन द रिलीवमेंट, हाउ दे हेल्प इन रिलीविंग एंजाइना, हाउ दे हेल्प इन मेकिंग द पेशेंट कंफर्टेबल। ये सारा जो मैकेनिज़्म है ये पिछले कल वाले डिस्कशन में हम कर चुके हैं, तो मैक्सिमम हम कवर कर लें, रेपिटेशन ना करनी पड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा उसको डिस्कस नहीं कर रहा। जिन लोगों को ये समझ नहीं आई कि ये कैसे काम करते हैं, हाउ दे आर हेल्पफुल, तो उनसे मैं कहूँगा कि वो कल वाली वीडियो देखें, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। एनाल्जीसिया दिया, एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी दी फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड एंड प्रोपिगेशन ऑफ द थ्रोम्बस, एंटी एंजाइनल थेरेपी दी। अब हमने असल काम की तरफ आना है कि जो थ्रोम्बस बन चुका है उसको किसी तरह तोड़ दें। दैट इज़ नोन एज रीपरफ्यूजन थेरेपी। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि प्राइम इम्पोर्टेंस इन स्टेमी, अब जो रीपरफ्यूजन थेरेपी है इसका जो मेन रोल आता है ना वो आता है स्टेमी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज है। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की बाकी दो कंडीशंस हैं लाइक अनस्टेबल एंजाइना है एंड एंड स्टेमी, उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है रीपरफ्यूजन थेरेपी का। जो मेन रोल है ना रीपरफ्यूजन थेरेपी का वो है स्टेमी के अंदर, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब रीपरफ्यूजन जो थेरेपी है वो दो उसके हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है पीसीआई यानी पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसके ज़रिए हम
आर्टरी में स्टंट्स डालते हैं। कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि स्टंट कैसे डलते हैं, और वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, तो इसको भी हम दोबारा उसका प्रोसीजर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा है थ्रोम्बोलाइसिस। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है इनमें से, पीसीआई या थ्रोम्बोलिसिस? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पीसीआई। ठीक है, अगर आप ऐसी सेटिंग के अंदर पेशेंट है जहाँ पर आपके पास कैथ लैब अवेलेबल है और आप पीसीआई कर सकते हैं, तो इट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 90 मिनट्स ऑफ फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट विद एमआई। यानी एक पेशेंट को एमआई हुआ है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आया है, तो डॉक्टर से पहला जो उसका कॉन्सेप्ट है वहाँ से टाइम स्टार्ट करें, और 90 मिनट्स के अंदर अंदर आइडियली रीपरफ्यूजन थेरेपी बाय पीसीआई शुड बी डन। ठीक है, and it gives better results when combined with glycoprotein 2b and 3a receptor inhibitors, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, एप्टीफिबाटाइड, टायरोफिबान एंड एप्सिजीमैब। ओके, अब यहाँ पर ये लाइन है कि when primary PCI cannot be achieved within 2 hours of diagnosis, thrombolysis should be performed. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल के अंदर, अगर फैसिलिटी है आप 90 मिनट्स के अंदर करें, आइडियल कंडीशन ये है। 90 मिनट्स के अंदर नहीं कर सकते, आप उसको विद इन 2 आवर्स कर दें, अगर किसी भी तरह वो हो सकती है। लेट्स सपोज आप बेसिक हेल्थ यूनिट पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको पता चला कि ये एमआई है, या एक लोकल हॉस्पिटल के अंदर आपको पता चला एमआई है, तो आप उसको ऐसे हॉस्पिटल में भेज दें जहाँ पे पीसीआई होती है, इन केस अगर वो 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाए और उसकी पीसीआई हो सकती है। तो आपके पास टाइम लिमिट है 2 घंटे की। 2 घंटे में अगर वो आप भी नहीं कर सकते और किसी करीबी हॉस्पिटल में जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ भी नहीं आप उसको भेज सकते, देन आप सेकंड मेथड पे शिफ्ट हो जाएं, थ्रोम्बोलाइसिस पे। अब थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं हमारे पास, एल्टेप्लेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, हाउ दे एक्ट, इनका भी मैकेनिज्म जो है वो वीडियो में पढ़ा है। अगर आप इसका मैकेनिज्म ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो देख लें, बट राइट नाउ मेडिसिन में ये कंसर्न नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाउ एल्टेप्लेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्क। बेसिकली इनके मैकेनिज्म फार्मा का टॉपिक है। आईवी रूट से हम देते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 12 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन। जो पीसीआई है वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। स्टेमी के केस में ये बात हो रही है, सारी ऊपर वाली जितनी भी है ये स्टेमी के केस में हो रही है। अगर 2 घंटे के अंदर हो सकती है तो पीसीआई कर दें। लेकिन जो थ्रोम्बोलिसिस है बाय एल्टेप्लेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो 12 घंटे के अंदर 12 घंटे तक भी की जा सकती है। लेकिन आइडियल बेनिफिट ज़्यादा सबसे कब होता है, जब वो 2 घंटे के अंदर अंदर की जाए, एंड आइडियली 30 मिनट्स। इसका भी आइडियल क्या है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी है रीपरफ्यूजन थेरेपी। अब 12 घंटे जो हमारे पास पेशेंट रहा है, एक बंदे को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ है, हॉस्पिटल आया, 12 घंटे हमारे पास रहा है, हमने एनाल्जेसिया दी है, हमने एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी दी है ताकि वो प्रोपेगेशन ना हो उसकी फर्दर थ्रोम्बस की, हमने उसका एंजाइना रिलीव किया बाय नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, एंड हमने उसकी रीपरफ्यूजन थेरेपी कर दी है। अब हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करके भेज देना है, तो उस दौरान हम उसको कोई मैनेजमेंट देंगे या अभी बस ये काम करके छोड़ देंगे? तो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। यानी एक पेशेंट को ACS हुआ है, यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो पोस्ट ACS हमने उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है डिस्चार्ज होने के बाद? तो ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है जो कि पोस्ट ACS है। लाइफ वन ऑफ इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे, कि हमें पता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमने मॉडिफाई करने, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। नॉन मॉडिफाइबल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक एज है, जेंडर है। हाउ कैन आई डू समथिंग विद माई एज एंड विद माई जेंडर? लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है एंड हाइपरलिपिडीमिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, एंड उनसे रिलेटेड जो जो मेजरमेंट्स हमने लेने हैं, जो जो मॉडिफिकेशन करनी है, वो आप खुद ही सोचते जाएं। लाइक डायबिटीज़ है, हाउ वी कैन कंट्रोल डायबिटीज़, हम इंसुलिन दें, हम वेट रिडक्शन करें, हम उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। हाइपरटेंशन है, हम साल्ट रिडक्शन करें, हम एंटी हाइपरटेंसिव दें।
तो हम बेसिकली ये सारे जो है पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकंड नंबर पे आ जाती है मेडिकेशन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल। डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी शुड बी गिवन फॉर एट लीस्ट 3 मंथ्स। एक पेशेंट को एमआई हुआ है तो एट लीस्ट एमआई के बाद 3 महीने तक ये दोनों उसको देनी चाहिए। एड अगर हमने उसका पीसीआई किया है, हमारे पास जब 12 घंटे में आया था, हमने अगर पीसीआई भी कर दिया है साथ में, तब क्या होगा? तो हमने एटलीस्ट 30 डेज के लिए देना है उन पेशेंट में जिनमें बेयर मेटल स्टेंट डाला है, और 12 महीने के लिए देना है उन पेशेंट में जिनमें ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं। मैंने आपको कल स्टेंट्स की पिक्चर दिखाई थी एक, और वीडियो भी दिखाई थी कि स्टेंट होते क्या हैं। कुछ उनमें से सिंपल मेटल के बने होते हैं जो कि जाके उस जगह को ओपन रखते हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ड्रग कोटेड होते हैं, वो वहाँ पे स्लोली स्लोली ड्रग रिलीज करते रहते हैं, जो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम के लिए फ्यूचर में जो थ्रोम्बस बनता है उस थ्रोम्बस को प्रिवेंट करते हैं। तो वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं। तो अगर हमने पीसीआई करके सिर्फ मेटल स्टेंट डाला है तब हम डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी दें 30 डेज के लिए। लेकिन अगर हमने ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट डाला है तो 12 महीने के लिए हमने डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी है। वन इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड इज़ डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, थर्ड हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं उसको, फोर्थ नाइट्रेट्स देने। अगेन आई विल नॉट डिस्कस हाउ नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ एसीएस, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड स्टैटिन्स, स्टैटिन्स हमें पता है एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती हैं। तो हमें पता है कि वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज़ हाइपरलिपिडीमिया। तो हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद स्टैटिन्स देने हैं ताकि वो उसका लिपिड लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाए। देन अगेन कल मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द काजेज ऑफ हार्ट फेलियर इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो एक पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर हो गया है तो उसमें हमने देने हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका मैकेनिज्म आप पढ़ चुके होंगे, कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये उनमें ड्रग्स हैं। और इसी तरह ही सेम ही इसका भाई है ARB, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर। जब हम हार्ट फेलियर डिस्कस करेंगे लाइकली कल, तो उसके अंदर ये कैसे बेनिफिट होता है एस इनहिबिटर्स का वो हम डिस्कस करेंगे। ये राइट नाउ यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हार्ट फेलियर डिस्कस करेंगे तो प्राइमरी ये हार्ट फेलियर की ड्रग्स हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इम्प्लांटेबल हम कार्डियक डिफिब्रिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई मैनेजमेंट। पहले 12 घंटे के अंदर हमने क्या मैनेजमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या करनी है। जो कार्डियक डिफिब्रिलेटर है ये सडन कार्डियक डेथ से प्रिवेंट करता है। लाइक एक पेशेंट को एरिथमियाज हो गई, लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज हैं, इससे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ये जो इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर है, जैसा कि ज़ाहिर है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो फिब्रिलेशन को क्या करेगा, ये डिफिब्रिलेटर है, ये उसको ख़त्म करेगा। तो इस तरह ये सडन कार्डियक डेथ से प्रिवेंट करता है। यहाँ तक हमारी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशन से। ये जो टेबल है ये बेस्ट है इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए, और ये पता है आपको, जैसे कि ये जानी पहचानी पिक्चर है, पैथोमा से ली है मैंने। तो टाइम फ्रेम आपको वहाँ पे याद करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर लेते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये वेल एंड गुड, इस तरह आपको याद रखने में आसानी होती है। पहले 4 घंटे के अंदर अंदर 3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कब होगा? जब मैसिव इंफाक्शन हो। अगर किसी छोटे से एरिया का इंफाक्शन हो तो उसको तो लिफ्ट ही नहीं करानी हार्ट ने, कंपनसेट कर देना। लेकिन अगर एक बड़े एरिया का इंफाक्शन हो, मैसिव इंफाक्शन हो, तो जो हार्ट का पंप है मायोकार्डियम, वो जब उसकी डेथ हो गई तो हार्ट फेल हो जाएगा, इट विल फेल टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। और जब कार्डियक आउटपुट उसका ड्रॉप करेगा तो पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड की परफ्यूजन कम हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज शॉक। और ये शॉक चूंकि हार्ट के इशू की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं।
तो पहले 4 घंटे से कम में कार्डियोजेनिक शॉक होगा ड्यू टू मैसिव इन्फॉक्शन। हार्ट फेलियर, अगेन मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द काजेज ऑफ हार्ट फेलियर इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो हार्ट फेलियर उससे होगा, और हार्ट फेलियर वाले सारे फीचर्स भी आएंगे जो कल हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एंड एरिथमियाज, मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट कॉमन काज, कल हमने ये बात डिस्कस की थी, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन डेथ विद इन फर्स्ट आवर इज एरिथमियाज। कि अगर ये पेशेंट को एमआई हुआ, आप अक्सर सुना होगा कि एक इसको हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई है रास्ते में ही। वो क्या रीज़न हो सकती है उस टाइम, अभी तो 1 घंटा भी नहीं गुजरा। तो मोस्ट कॉमन रीजन जो होती है वो एरिथमियाज होती हैं। देन जो नेक्स्ट है 4 to 24 आवर्स, उसमें हमारे पास एरिथमियाज हैं। अगेन मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है इस पीरियड में वो एरिथमियाज हैं। देन 1 to 3 डेज। अब हमें पता है कि जब भी नेक्रोसिस होती है इट इज़ फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जब भी किसी जगह पे सेल डेथ होगी बाय नेक्रोसिस इट इज़ फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में जो फर्स्ट फौजी है, जो सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेशन में, वो है न्यूट्रोफिल्स। तो अब जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी विद इन 1 से पहले दिन के बाद, तो सबसे पहले आएंगे न्यूट्रोफिल्स। एंड न्यूट्रोफिल्स जब आएंगे तो साथ वाली जो पेरिकार्डियम है, देखिए हमें पता है कि लेयर्स 3 हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बिल्कुल मायोकार्डियम के बाहर पड़ी हुई है। तो जब वो वहाँ पे आएंगे न्यूट्रोफिल्स, मायोकार्डियम के अंदर न्यूट्रोफिल्स भर रहे हैं, साथ वाली जो पेरिकार्डियम है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। और जब इन्फ्लेम्ड होगी तो उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, इट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन एंड फ्रिक्शन ड्रॉप। अलग से इसका एक लेक्चर भी हम रखेंगे क्योंकि पेरिकार्डियल डिजीजेस एक टॉपिक है सीरीएस के अंदर, वो हमने डिस्कस करना है, पास पेपर्स के अंदर भी आता है, इंपॉर्टेंट है, तो वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप याद रखें बस कि पहले 3 दिन के अंदर पेरिकार्डाइटिस होगा और जो कि प्रेजेंट करेगा चेस्ट पेन विद फ्रिक्शन रब। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ फ्रिक्शन रब क्या होती है, कि जब भी पेरिकार्डियम की 2 लेयर है ना, एक विज़रल पेरिकार्डियम है, एक पेराइटल पेरिकार्डियम है, दोनों इन्फ्लेम्ड होती हैं। और हार्ट जब मूव करता है, हमें पता है हर टाइम हार्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता है तो ये दोनों जो इन्फ्लेम्ड लेयर्स हैं ये आपस में रगड़ खाती हैं। उस रगड़ से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है। उसकी साउंड कैसी होती है यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो अगर आप हैंड फ्री लगाइए तो आपको ज़्यादा अच्छी साउंड आ जाएगी। ये साउंड आप सुन लें कि पेरिकार्डियल रब की जो फ्रिक्शन रब है वो किस तरह की होती है। पेरिकार्डियल रब इस तरह की आपको सुनाई देगी। 4th इंटरकोस्टल स्पेस में आप सुनते हैं इसको। तो ये वार्ड, जब वार्ड में आप जाएंगे तो बेड साइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम एग्जामिनेशन में जो एक चीज़ चेक करते हैं वो फ्रिक्शन रब भी होती है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। अब 4 to 7 डेज यानी तीसरे दिन के बाद 4 to 7 डेज में नेक्स्ट हमारे जो फौजी आते हैं, ये था हर दस्ता न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस उसके बाद वाले फौजी हैं। अब आते हैं मैक्रोफेजेस। हमें पता है मैक्रोफेजेस का काम क्या है, फेगोसाइटोसिस, खाना। तो ये आके उस जगह को खाना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या क्या इशू हो जाएंगे। लेट्स सपोज अगर ये जो हमारा पॉइंटर है यहाँ पे आप फोकस करें कि ये है पेपिलरी मसल, जो पेपिलरी मसल के साथ ये कॉर्डा टेंडनाए हैं, ये अटैच हैं और वो ऊपर अटैच हैं माइट्रल वाल्व के साथ। ठीक है, जो उसको एंकर करके रखता है पेपिलरी मसल के साथ। अब लेट्स सपोज इस पेपिलरी मसल वाले एरिया का इंफेक्शन हुआ था, यहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगे और यहाँ पे उसको खाना शुरू कर देंगे, फेगोसाइटोसिस। तो होगा क्या कि ये पेपिलरी मसल इस जगह से रप्चर करेगा, ये जहाँ से अटैच है, एंकर है यहाँ पे, यहाँ से वो रप्चर करेगा। और जब वो रप्चर करेगा तो ये जो कॉर्डा टेंडनाए इसके साथ अटैच थे वो लूज हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट ये जो माइट्रल वाल्व है इसकी रिगर्जिटेशन शुरू हो जाएगी।
यानी जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने लग जाएगा ऐसे, क्योंकि ये माइट्रल वेल्व अब ये प्रॉपरली टेंस है ना, ऐसा लग रहा है कि एक दरवाज़ा है जिसको आपने एक अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रस्सियाँ। रस्सियों की मदद से आपने इस दरवाजे को अपनी पोजीशन में रखा हुआ था, और वो रस्सियाँ कहाँ बंधी हुई थी? पेपिलरी मसल के साथ। जब ये यहाँ से रप्चर करेगा, रस्सियाँ ढीली हो गई, दरवाज़ा इस तरफ खुल जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो ब्लड रिगर्जिटेट करने लग जाएगा। ये रीज़न हो सकती है। लेट्स सपोज अगर ये जो हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये उनके दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अगर इस जगह का इन्फेक्शन हुआ होगा तो मैक्रोफेजेस यहाँ आएंगे, यहाँ पे खाने लग जाएंगे, तो ये रप्चर करेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब रप्चर करेगा तो एक शंट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ब्लड कहाँ से फ्लो करेगा? कहाँ की तरफ? जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो करेगा उस तरफ जहाँ प्रेशर कम होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर कम होता है। तो जब ये रप्चर करेगा और एक शंट बनेगा तो ब्लड फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो एक लेफ्ट टू राइट शंट डेवलप हो जाएगा। लेट्स सपोज तीसरा ये है कि ये वेंट्रिकल की जो वॉल है ये वाली, इसका इन्फेक्शन हुआ था, तो मैक्रोफेजेस इसको खाएंगे। जब ये रप्चर करेगी तो उसमें से जो ब्लड है वो निकल के कहाँ आएगा? बाहर, क्योंकि उसकी वॉल रप्चर कर रही है। तो अब वॉल से निकल के बाहर आएगा। ऐसे ही है कि एक गुब्बारा लें और उसमें पानी भरें, जब वो गुब्बारा फटेगा तो पानी कहाँ आएगा? बाहर। सेम इसी तरह जब ये वॉल रप्चर होगी तो ब्लड जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। बाहर क्या पड़ी है? बाहर है पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल कैविटी है उनके दरमियान, तो वो सारा ब्लड जो है वो इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कलेक्ट होता जाएगा, जिसको कहेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर ये ब्लड बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हार्ट पे प्रेशर डालने लग जाए, लेट्स सपोज मैं इसको ड्रा कर दूँ ये कॉन्सेप्ट कि ये ब्लड ऐसे बाहर निकल रहा था, यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ उसके अराउंड, जब वो इतना जमा हो जाए कि उसके प्रेशर डालने लग जाए ऐसे हार्ट के ऊपर, हर तरफ से, इधर से, इधर से, ये ऐसे प्रेशर डालने लग जाए हार्ट हर तरफ से, तो हार्ट स्क्वीज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी, एंड इट रिजल्ट्स इन कार्डियक टैम्पोनार्ड। ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कार्डियक टैम्पोनार्ड। तो वो भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। 4 to 7 डेज में क्या होता है कि मैक्रोफेजेस आते हैं, अगर वो रप्चर करेंगे वेंट्रिकुलर फ्री वॉल को तो इट लीड्स टू कार्डियक टैम्पोनार्ड, अभी हमने डिस्कस किया। अगर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को करेंगे इट लीड्स टू शंट, और अगर पेपिलरी मसल रप्चर करेंगे तो इट लीड्स टू माइट्रल इनसफिशिएंसी। देन 1 to 3 वीक्स में ग्रेनुलेशन टिश्यू आता है वहाँ पे, और फिर मंथ्स बाद वहाँ पे स्कार बन जाता है। देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है टिश्यू के रीजनरेशन का। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जब उनकी डेथ होती है तो वहाँ पे नए सेल आते हैं और नया टिश्यू बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज की जब डेथ होती है तो वो रीजनरेट नहीं करते, वहाँ पे स्कार बन जाता है। मायोकार्डियम इज वन ऑफ द परमानेंट टिश्यूज, जब इसकी डेथ होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे रीजनरेट नहीं होता, वो स्कार बन जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे स्कार बन जाएगा, और जब स्कार बनेगा तो वो वॉल होगी वीक होगी। लेट्स सपोज ये अब लेट्स सपोज चैम्बर था, लेफ्ट वेंट्रिकल लेट्स सपोज ड्रा किया, और इस जगह पे हुआ था इन्फेक्शन, अब यहाँ पे बन जाएगा स्कार, लेकिन ये स्कार वाला एरिया जो है ये होगा वीक। कोई किसी ने ज्वाइन किया है, मुझे ऐड करना है उसको। कोई, अच्छा जी, योर कॉल एंड्स इन 15 मिनट्स, ओके ठीक। तो 15 मिनट्स के अंदर डिस्कस हो जाएगा ये, और पास पेपर्स के लिए मैं नया लिंक जनरेट कर दूंगा, उसमें सारे आप इंगेज रहिएगा, क्योंकि असल मज़ा आपको वहाँ आएगा पास पेपर डिस्कस करते हुए। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये वाला एरिया जो स्कार वाला है ये होगा वीक, तो जब ये ब्लड अंदर मौजूद है ये उन वॉल पे डालेगा प्रेशर ऐसे,
जाहिर सी बात है ऐसे प्रेशर डालेगा हर तरफ। अब मायोकार्डियम तो स्ट्रॉन्ग मसल है, वो तो उस प्रेशर को बेयर कर लेगा, लेकिन ये वाला जो एरिया है स्कार वाला, ये उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये स्ट्रेच होगा और एज अ रिजल्ट ऐसे डायलेट हो जाएगा बाहर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। तो वहाँ पे एक एन्यूरिज्म क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं अगर और डायग्राम ड्रा करूँ तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ये एन्यूरिज्म है ये वाला। अब जब भी एन्यूरिज्म क्रिएट होता है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो टर्बुलेंस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ब्लड की जो एक यूनि लैमिनर फ्लो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टर्बुलेंस हो जाएगा। और जब भी आप ब्लड फ्लो को टर्बुलेंट बनाओ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस। ये आप पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जब भी ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होता है वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा। तो अब ये जो है यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा, जिसको कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बस। फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ये थ्रोम्बस जो है ये यहाँ से डिसलॉज हो और फिर वहाँ से अयोटा के थ्रू सर्कुलेशन के अंदर चला जाए, और सर्कुलेशन के जरिए ये कहीं भी जा सकता है। ब्रेन में गया तो ये स्ट्रोक करवा देगा, इस्कीमिक स्ट्रोक। किडनी में गया तो वहाँ इंफेक्शन करा देगा, और अगर लिम में गया तो एक्यूट लिम इस्कीमिया करा देगा। अगर जीआईटी के अंदर चला गया तो एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया करा देगा। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन होगी जब वो थ्रोम्बस यहाँ से डिसलॉज होकर एम्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। लेट मी, अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा तो ओके, कोई मसला नहीं। एन्यूरिज्म डेवलप होगा, फिर वहाँ पे म्यूरल थ्रोम्बस होगा। और एक इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है जो काफ़ी महीनों बाद होती है, ड्रेसलर सिंड्रोम। उसमें बेसिकली पेरिकार्डाइटिस ही होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। तो यहाँ तक ये हुआ कि हमारी जो है डिस्कस हो गया टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होते क्या हैं, उसके अलावा स्टेबल एंजाइना क्या होता है इसमें, और अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, प्रिंज मेटल एंजाइना क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होती है। सारा उसका कॉन्सेप्ट जो है ना हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब रह गए इसके पास पेपर्स। अभी हम करेंगे, थोड़ा सा टाइम उस पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो कितना सारा हमारा नॉलेज है जो हमने यहाँ से पढ़ा है, ये किस तरह हम अप्लाई करके वहाँ से डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट हैं इस मीटिंग के एंड होने में। बेसिकली ये लिमिटेशन वगैरह वाला इशू आ जाता है, इसलिए मीटिंग एंड करनी पड़ती है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कल अगर आपने जाके रीड किया है, कल वाले में कोई कन्फ्यूजन हो या आज वाले में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो अभी आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। एनी क्वेश्चन?